आज हम लोग जो है आव्यूह पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम बताएं कि आव्यूह क्या होता है, तो यहाँ पर मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन को हल करेंगे हम। तो मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह जो है संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं और किसी भी आव्यूह के अवयव को बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। यहाँ पे आव्यूह का जो प्रकार है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में हम आप लोगों को बता देते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। तो पंक्ति आव्यूह, और आव्यूह में जो होता है वो पंक्ति होता है और स्तंभ होता है। तो ये जो क्षैतिज वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है पंक्ति कहलाता है, ये पंक्ति कहलाता है, ये पंक्ति कहलाता है। यानी इसमें देखिए, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये जो है हमारा कहलाता है स्तंभ। यानी इसमें पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। यानी कहने का मतलब जो क्षैतिज होता है वो जो है हमारा पंक्ति कहलाता है, और जो उदग्र होता है, लंबवत होता है, उसे जो है हम लोग स्तंभ कहते हैं। अब इसमें किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है, किसी भी आव्यूह की कोटि किसको बोलते हैं? तो किसी भी आव्यूह की कोटि जो है वो उसमें पंक्ति और स्तंभों के गुणन को उस आव्यूह की कोटि कहते हैं। और आव्यूह की कोटि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं? तो किसी भी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों के गुणन को स्तंभ आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 ये पंक्ति है, ये 1 2 3 और ये 4, ये क्या है? हमारा स्तंभ है। तो पहले जो है पंक्ति को लिखते हैं, कोटि लिखते समय पहले पंक्ति को लिखते हैं, बाद में स्तंभ को लिखते हैं। इसमें 1 2 3, तो 3 जो है पंक्ति है और 1 2 3 4, इसमें 4 जो है स्तंभ है। यानी इस आव्यूह की जो कोटि होगा 3 गुणे 4 होगा। इस आव्यूह की कोटि क्या है? 3 गुणे 4 है। और ये जो हमारा पंक्ति कहलाता है, ये पंक्ति कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है। यानी इस आव्यूह में 3 जो है पंक्ति है और 4 स्तंभ है। अब देखते हैं थोड़ा सा। तो जिसमें केवल पंक्ति होगा, जिसमें केवल पंक्ति होगा उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। और जिसमें केवल स्तंभ होगा, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो जिसमें केवल पंक्ति होगा उसे पंक्ति आव्यूह, और जिसमें स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब बात आता है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्णों को छोड़कर सारे अवयव शून्य होना चाहिए। वैसा आव्यूह जिसमें विकर्णों को छोड़कर सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। तो जैसे ये विकर्ण कहलाता है, तो इसको छोड़कर के जितना भी अवयव होना चाहिए सब शून्य होगा, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब बात आता है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह का मतलब होता है, ये एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही होता है, लेकिन जो विकर्ण होगा वो बराबर होना चाहिए। विकर्ण के जो अवयव होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, तो वो अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे ये विकर्ण है, तो यहाँ पे विकर्ण में अवयव अलग अलग होगा तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अगर कोई विकर्ण आव्यूह इस प्रकार से हो कि उसके अवयव क्या हो? बराबर हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। तत्समक आव्यूह का मतलब क्या होगा कि जैसे वो भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही होता है, और उसे जो है हम उसमें विकर्णों के स्थान पर क्या होना चाहिए? एक एक होना चाहिए, तो उसे तत्समक आव्यूह कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें ये एक प्रकार का आव्यूह है, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, पर कि आव्यूह की कोटि बताइए। तो आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं? तो किसी भी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या को गुणन को आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो इसमें कितने स्तंभ, इसमें कितने पंक्ति है? तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, तो 1 2 3, तो 3। अब स्तंभ कितना है? तो 1 2 3 4, तो ये 4। इस आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3 गुणे 4। अब इसमें अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या को पता करने के लिए जो आव्यूह की कोटि होती है उसमें गुणा कर लीजिए या काउंट कर लीजिए, तो 3 चौके 12, यानी अवयव की संख्या। अब यहाँ पर दिया है अवयव 1, इसको जो है बताना है। तो इसको बताने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है
यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ए आई जे लिखा है, ए आई जे लिखा है, तो पहले जो आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। तो यहाँ पर A13 लिखा है, इसका मतलब क्या है? पंक्ति और स्तंभ। ये पंक्ति है और ये हमारा क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। यानी आपको बताना है कि ये एक का मतलब पंक्ति और 3 का मतलब क्या है? स्तंभ। तो आपको ये उस अवयव को पूछ रहा है कि बताइए कि A13 यानी A13 जो है उसको बताना है। तो A13 किसको कहेंगे? यानी कि ये बताता है, एक बताता है पंक्ति को और 3 बताता है स्तंभ को। यानी पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति और स्तंभ कौन सा होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। तो ये पंक्ति होता है, ये पंक्ति होता है और ये स्तंभ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे A13 तो इसमें क्या होता है कि ये पंक्ति कहलाता है और ये स्तंभ कहलाता है। तो यहाँ पे A13 लिख देते हैं। इसमें पूछ रहा है कि A13 बताइए, तो पंक्ति, पहला पंक्ति यानी ये हमारा पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है। आपको पहले पंक्ति में जाना है तो ये हमारा पहला पंक्ति में चले आए, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा स्तंभ? तो तीसरा स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। आपको यहाँ पे वैसे अवयव को लिखना है जो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हो। तो ये जो है हमारा पहला स्तंभ है और ये तीसरा पंक्ति है, यानी कि ये वाला अवयव पूछा है। तो लिखेंगे 19, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर A21 का मतलब क्या है कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। A21 का मतलब क्या है? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे पूछा A21 का मतलब क्या? वो दूसरा पंक्ति। तो ये तो पहला पंक्ति होता है और ये दूसरा पंक्ति है, ठीक है। और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ पूछा है, तो ये जो है दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ। तो देखिए दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ पे कौन आया है? ये दूसरा पंक्ति, ये है दूसरा पंक्ति का ये पहला स्तंभ में। तो ये दूसरा पंक्ति है और ये पहला स्तंभ। तो दोनों से कौन मिल रहा है? ये 35 मिल रहा है। तो लिखेंगे 35। फिर आपका तीसरा हो A33, तो लिखेंगे 33, यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये तीसरा पंक्ति है, इसमें हम लोगों को मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तीसरा स्तंभ, तो पहला, ये पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा स्तंभ होगा, तीसरा स्तंभ। यानी कि आपको तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी यहाँ पे कौन मिल रहा है? तो ये -5 मिल रहा है। तो लिखेंगे -5, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब शुरू में दिक्कत होगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद आसानी से बनने लगेगा। यहाँ पे A24 लिखा है, A24 यानी A24 का मतलब क्या? 2 और 4, यानी दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ। तो 1 2 3 4 यानी कि कितना होगा? 12 होगा। फिर A23 का मतलब क्या है? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति यानी इसमें का होगा, और तीसरा स्तंभ। तो 1 2 3, 1 2 3। तो लिख सकते हैं कितना? 5/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एकदम मतलब इस पे आधारित क्वेश्चन एकदम आएगा 2021 में। पूछ रहा है कि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, किसी आव्यूह में 8 अवयव है, तो संभव कोटियाँ कितनी होगी? कोटियाँ का मतलब क्या कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या कितना कितना हो सकता है, यानी कितना स्तंभ होगा, कितना पंक्ति होगा, ठीक है। तो मतलब क्या क्या हो सकता है? जैसे 8 है तो बहुत सारा हो सकता है, तो मतलब क्या क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पर रहेगा ना, उसके सभी गुणनखंड देखेंगे कि ये किसका किसका गुणनखंड है। तो सोचेंगे कि 1 में किस संख्या से गुणा करेगी 8 आएगा, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो भी 8 हो सकता है।
फिर 2 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 आएगा, तो 4 से। फिर 3 में किसी संख्या से गुणा करने के बाद 8 तो नहीं आएगा, तो 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद आता है 4। तो 4 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि 8 आएगा, तो 2 से। फिर 2 के बाद क्या, 4 के बाद मतलब 5 में किसी भी संख्या से गुणा करने के बाद 8 नहीं आएगा, 6 में 7 में नहीं होगा, एक ही बार 8 गुणे क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो आव्यूह होगा, इसमें 8 को अवयव दिया है, तो जो आव्यूह हो सकता है, यानी पहले वाले को पंक्ति बोलते हैं और बाद वाले को स्तंभ बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक पंक्ति हो 8 इस प्रकार से यानी स्तंभ हो, या ऐसे हो सकता है कि उसमें 2 पंक्ति, जैसे एक कोई आव्यूह दिया हो सकता है कि उसमें 2 पंक्ति हो जाए और 4 स्तंभ हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि उसमें मतलब 4 पंक्ति और 2 स्तंभ हो जाए, जैसे ऐसे भी हो सकता है पंक्ति 1 2 3 4, स्तंभ कितना हो गया, 2, तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 अवयव है। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसी आव्यूह में 8 अवयव है, तो संभव कोटियाँ कौन कौन सी होगी, तो लिखेंगे ये सारे संभव कोटियाँ हो सकती हैं, तो लिखेंगे अतः किसी आव्यूह में 8 अवयव हो तो संभव कोटियाँ या तो मतलब 1 गुणे 8 हो जाए, या 2 गुणे 4 हो जाए, 4 गुणे 2 हो जाए, 8 गुणे 1 हो जाए। यानी आव्यूह कोटि का मतलब समझ रहे हैं कि आव्यूह कोटि किसको बोलते हैं, तो स्तंभ और पंक्ति के गुणन को आव्यूह कोटि कहते हैं। तो या तो इस प्रकार का आव्यूह हो जाए, या इस प्रकार का हो जाए, या इस प्रकार का हो जाए, या इस प्रकार का आव्यूह हो सकता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, और ये भी बताना कि यदि 5 अवयव होगा, मतलब यदि 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी, मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा लिख सकते हैं। यदि 24 अवयव हो तो यदि 24 अवयव हो तो लिखते समय क्या ध्यान देना है आपको कि ये 24 में यानी कि सबसे पहले 1 से शुरू करना है कि 1 में किस संख्या से गुणा करेंगे 24 आए, यानी उसके सभी गुणनखंड को लिख देना है। तो 1 में किस संख्या से गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 24 से। 1 के बाद 2 में किस संख्या से गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 12 से। फिर 2 के बाद 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 8 से। फिर 4 मतलब 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 24 आएगा, तो 6 से। फिर 5 में गुणा करने के बाद 24 नहीं आएगा, लेकिन 6 में गुणा करने के बाद 24 आ जाएगा। लेकिन 7 से गुणा करने के बाद 24 नहीं आएगा, 8 से गुणा करने के बाद 24 आ जाएगा, 8 तरीका 24। फिर 8 के बाद 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, एक ही बार किससे होगा 12 से होगा। तो 12 गुणे कितना 2। फिर 12 के बाद एक ही बार क्या होगा 24, तो 24 गुणे क्या हो सकता है 1। यानी कि यही वो संभव कोटियाँ है। या मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक आव्यूह ऐसे हो सकता है कि जिसमें एक स्तंभ हो, 24 जिसमें एक पंक्ति हो और 24 जो है स्तंभ हो सकते हैं। जैसे ऐसे एगो हो, ठीक है, और हो सकता है कि ऐसे 24 अवयव लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे हो सकता है, ठीक। या ऐसे भी हो सकता है कि उसमें 2 पंक्ति हो और 12 जो है स्तंभ हो, यानी ये संभव कोटियाँ हो सकती है। यदि 5 अवयव हो तो, यदि 5 अवयव हो तो कितने कोटियाँ होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 के सभी गुणनखंड लिख देते हैं। यानी 1 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि 5 आएगा, तो 5 से। फिर 1 के बाद एक ही बार क्या होगा 2 से गुणा करने के बाद 5 नहीं आएगा, 3 से गुणा करने के बाद 5 नहीं आएगा, एक ही बार मतलब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो फिर क्या हो सकता है 5। यानी यदि 5 अवयव हो तो ऐसे हो सकता है कि उसमें ये जो है एक स्तंभ हो, यानी ऐसे हो जाए, और ऐसे 5 अवयव हो जाए, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि उसमें 5 जो है स्तंभ हो जाए, 5 जो है ऐसे स्तंभ हो जाए,
और उसमें अवयव 1 2 3 4 5 हो जाए, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये, इसमें एक्स वाई जेड का मान बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब दो अवयव बराबर कब होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। दो अवयव उसी समय बराबर हो सकता है जब दोनों का जो कोटि हो बराबर हो। जब दोनों का क्या हो, कोटि बराबर हो, तो उस वो दोनों अवयव क्या हो सकते हैं, वो दोनों अवयव बराबर हो सकते हैं। तो जैसा इसका कोटि 2 × 2 है, इसका भी कोटि 2 × 2 है, यानी इसमें 2 स्तंभ, सॉरी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ दिया है, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ दिया है, तो ये बराबर अवयव कहलाता है। तो बराबर अवयव में क्या होते हैं, उसके जो अवयव होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जिसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, तो जो ये बराबर अवयव है। तो बराबर अवयव के जो अवयव होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी अब यहाँ से जो है आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 5 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी x का मान कितना, 1। अब फिर जो है यहाँ पर y है, तो इसका जो है ये वाला है, यानी कि y का मान कितना, 4, और z का मान कितना, 3। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि x + y + z। ठीक है, और यहाँ पे x + z और y + z दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बराबर अवयव में जो होते हैं उसके अवयव जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये x + y + z बराबर कितना दिया है, 9, और x + z बराबर कितना दिया है, 5, और y + z बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। अब हमको जो है सबका मान निकालना है, यानी x y z का मान निकालना है। तो लिखेंगे x + y + z बराबर कितना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर x + z बराबर कितना, 5, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और y + z बराबर जो है 7, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब सोचते हैं कि किसका मान किस में रखने पर जल्दी से हमें किसी चर राशि का मान निकल जाए। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर जो है x + y + z दिया है 9, और यहाँ पर x + z दिया है, और यहाँ पे y + z दिया है। तो यदि y + z बराबर 7 दिया है और यहाँ पे y + z है, तो y + z का मान यदि यहाँ पर रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ पे 2 का मान दिया है ना, y + z का मान जोड़ करके दिया है, तो y + z का मान यहाँ पर अगर रख देते हैं तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, यानी समीकरण 3 को किस में रख रहे हैं, 1 में। तो लिखेंगे 1 वाला समीकरण, x + y + z बराबर कितना, 9। अब क्या है, y + z बराबर 7 है, यानी इसके बदले आपको 9 रखना है, सॉरी 7 रखना है। तो x + ये y + z का मान कितना है, 7 बराबर लिख सकते हैं 9। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर कितना हमारा हो जाएगा, यानी कि 9 - 7, यानी कि इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब आपका x का मान निकल गया, अब हमको y का मान निकालना है, तो या z का मान निकालना है। तो देखिए x का मान निकल गया। अब यहाँ पे 2 समीकरण बचा है, तो इसमें x का, तो इसमें तो अभी हमको y का मान नहीं पता है, z का मान नहीं पता है, लेकिन x का मान निकल गया है। तो यदि x का मान इसमें रखेंगे तो हमें z का मान निकल जाएगा, यदि x का मान इसमें रखेंगे तो हमें z का मान निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं कि x का मान किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखने पर, तो लिखते हैं x + z बराबर 5। x का मान कितना आया है, x का मान 2 आया, तो लिख सकते हैं 2z बराबर 5। तो z बराबर कितना आ गया हमारा, 5 - 2, यानी इसलिए z बराबर हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए हमको x का मान निकल गया है, z का मान निकल गया, अब y का मान निकालना है। तो अब जो है या तो समीकरण 1 में x और z का मान रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, नहीं तो समीकरण 3 में z का मान रखेंगे तो भी हमें y का मान निकल जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर y का मान, सॉरी z का मान 3 में रखने पर, तो y + z बराबर 7, यानी कि z का मान कितना है, 3। तो लिखेंगे y + z का मान कितना है, 3 बराबर 7।
तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3, लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7 में से 3 जाएगा 4। अतः x y z या अतः x बराबर, x का मान कितना आया है 2, फिर y बराबर कितना आया है तो 4, और z बराबर कितना आया है तो 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं।